Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about people with disability. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो गवर्नेंस में इसका मेनली इस्तेमाल होगा। क्या कॉन्टेक्स्ट है सबसे पहले वो देखते हैं एंड देन विल सी द कंटेंट। देखिए 3 दिसंबर को पूरे दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है एज इंटरनेशनल डे विथ फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। तो इस दिन को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है टू प्रमोट राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी। अगर ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो 1.3 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम वन और द अदर काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। उसमें से ज़्यादातर डिसेबिलिटी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में है। आपको 1.3 बिलियन थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट जब आप देखेंगे कि डिसेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है देन यू विल बी एबल टू और यू मे अग्री कि हाँ इतने नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का डेफिनेशन, तो वो कहता है कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी इंक्लूड्स दोज हु हैव लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on equal basis with others। तो इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स भी आते हैं डिसेबिलिटी। अभी आप मानसिक तौर पे थोड़ा परेशान हैं, डिप्रेशन में है, तो वो पूरी तरह से डिसेबिलिटी में नहीं आएगा। बट इफ दैट डिप्रेशन इज लिमिटिंग योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज which is not allowing you to mix up with the society in normal fashion, it is hindering your interaction with the society in normal fashion, then it can be considered as mental disability। तो फिजिकल डिसेबिलिटी एज वेल एज मेंटल डिसेबिलिटी दोनों आते हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी में। और इसमें तीन बातें याद रखनी है, फिजिकल हो, मेंटल हो और ऐसी डिसेबिलिटी विच डज नॉट अलाउ अ पर्सन इफेक्टिवली इंटरैक्ट विद द सोसाइटी। अभी पीपल विथ डिसेबिलिटी इनके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सो दैट जितना हो सके उतना वो समाज के साथ इंटरेक्शन कर पाए, उसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड अ डिक्लेरेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी 1969। 1991 में यूएन रिलीज अ प्रिंसिपल फॉर प्रोटेक्शन पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर। सारी चीजें याद नहीं करनी है, आप 1969 वाला याद रखो, फिर ये याद रखो 1992 में यूनाइटेड नेशन ने एक रिजोल्यूशन ड्रॉप किया, रिजोल्यूशन 47/3 फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ एनुअल डे फॉर डिसेबल्ड पर्सन ऑन 3 दिसंबर एवरी ईयर। तो यही रिजोल्यूशन है जिसके कारण हर साल 3 दिसंबर को पीपल विथ डिसेबिलिटी के लिए एक एनुअल डे सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका मुख्य मकसद है कि डिसेबल्ड लोगों के लिए एक एकोमोडेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए समाज में, सो दैट देयर इंटरेक्शन विद द सोसाइटी इज पॉसिबल एज मच एज वी कैन डू। 1983 से 1992 तक में यूनाइटेड नेशन ने मार्क किया डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट देयर नीड्स। फिर एक इंचियोन स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई विच इज ऑल्सो इन लाइन विद द सेम गोल। इंचियोन इज अ प्लेस इन साउथ कोरिया। तो 2017 में देयर वाज अ मीटिंग ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्रीज टू डिसाइड द फ्यूचर स्ट्रेटजी फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी, और वहीं पे ये इंचियोन स्ट्रेटजी डिसाइड की गई। इंडिया इज सिग्नेटरी टू दिस इंचियोन स्ट्रेटजी। जैसे कैसे योगा कार्टा प्रिंसिपल्स प्रीलिम्स में पूछ लिया था लास्ट ईयर एपीएससी के, वैसे ही इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि इंचियोन स्ट्रेटजी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइक दैट, राइट। तो इंचियोन स्ट्रेटजी विल बी एसोसिएटेड विथ पीपल विथ डिसेबिलिटी एंड देयर राइट्स। एक वैसे ही आप इंटरनेशनल लेवल की इनिशिएटिव कह सकते हैं, बट दैट हैज बीन ब्रॉट इन महाराष्ट्र। तो ये इंटरनेशनल एग्जाम्पल भी हो सकता है, नेशनल एग्जाम्पल भी हो सकता है। ये है स्पार्क प्रोजेक्ट। द स्पार्क प्रोजेक्ट was started by ILO, International Labour Organization, in association with International Fund for Agriculture and Development, IFAD.
in collaboration with Maharashtra's Women's Development Corporation. It started this Spark initiative, जिसका पूरा full form है Sparking Disability Inclusive Rural Transformation, whose main purpose is to create awareness regarding the needs of the people with disability and make the surroundings more and more accommodative as per the requirement of the people with disability. तो ये सब तो इंटरनेशनल लेवल के इनिशिएटिव्स की बात हो गई। अगर नेशनल लेवल पे बात की जाए तो भारत के अंदर as per 2011 census, about 2.21% population of India is suffering from one or the other form of disability. This makes our country with highest number of disabled people across the world. तो भारत के अंदर मुख्य जो स्टेप लिए गए हैं डिसेबल्ड लोगों के केयर के लिए, दिव्यांगजन इनको कहते हैं, तो इनके केयर के लिए जो सबसे प्रमुख स्टेप है वो था कानून राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995, जिसमें एक इंपॉर्टेंट बात कही गई कि एवरी चाइल्ड विल बी स्क्रीन्ड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रिस्क केसेस, कि किन किन कारणों से डिसेबिलिटी आ सकती है। एक तो पोलियो वाज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड डिसेबिलिटी, तो बच्चों की एक साल में एक बार स्क्रीनिंग की जानी चाहिए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड अवॉइड दैट रिस्क। फिर इसी कानून को राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को अमेंड किया गया 2016 में और इसके एम्बिट को एक्सपैंड किया गया। तो 2016 वाले अमेंडमेंट के बाद से 21 काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैव बीन कंसीडर्ड अंडर दिस लॉ as compared to earlier where only 7 kind of disabilities were there. तो 21 काइंड के डिसेबिलिटीज यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ठीक है, सारी चीजें रटनी नहीं है, बट मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया, ये सब चीजें, एसिड अटैक, विजन, ये सब चीजें अब डिसेबिलिटी में काउंट होती हैं एज पर द 2016 अमेंडमेंट। उसके अलावा कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल सफरिंग विद डिसेबिलिटी, दैट every child with disability between the age group of 6 and 18 years shall have right to free education. Normally right to free education up to 14 years of age रहता है, यहाँ पे for disabled child it is up to 18 years. उसके अलावा डिसेबल्ड कम्युनिटी के लोगों के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन को 3% से बढ़ा करके 5% कर दिया गया। गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन को 3% से बढ़ा करके 4% कर दिया गया एज पर दिस न्यू एक्ट। At the same time, some national and state level fund has been created in order to provide financial support for people suffering with disability. This is the board work, 3rd December International Day of Person with Disability. डेफिनीशन याद रखिएगा, डेफिनीशन अगर आप मेंशन कर पाए तो एज पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन पर्सन विथ राइट्स विथ डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले बता दीजिए कि किस इंस्टीट्यूशन ने ये डेफिनेशन दिया है। सारा का सारा एज इट इज डेफिनेशन याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट याद रखिएगा फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी विच हिंडर्स अ पर्सन्स मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद सोसाइटी, दिस इज द डेफिनेशन। डेटा अगर याद रख पाए तो दैट मेक्स योर आंसर बेटर, राइट। तो 1.3 billion people suffering with one or the other form of disability worldwide, 2.2% of the population in India as per 2011 census, and then initiatives for people with disability at international level and national level. The UN Declaration of Protection of Rights, this UN Resolution 47/3, इसी कारण से annual day for disabled people on 3rd of December, International Decade for People with Disability, Incheon Strategy, the Spark Project. The next article is about creator economy. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. क्या होता है क्रिएटर इकोनॉमी? देखिए, आज के टाइम में आपको पता है कि कई सारे लोग ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करते हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक ऑनलाइन कंटेंट ही तो क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। ये कंटेंट यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। और वो बात अलग है कि आपने इसको मोनेटाइज नहीं कर रखा है, SPMIS अकेडमी के इस चैनल को मोनेटाइज नहीं कर रखा है, सो इट डज नॉट क्रिएट एनी रेवेन्यू फॉर अस। बट नॉर्मली होता क्या है कि कई सारे लोग अलग अलग कंटेंट क्रिएट करते हैं और इंटरनेट की फैसिलिटी से ये कंटेंट को लोगों तक पहुंचाते हैं और उससे रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। सो दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ क्रिएटर इकोनॉमी। मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में क्रिएटर इकोनॉमी पे प्रश्न आ सकता है। So creator economy includes providing content via platforms like YouTube,
टिकटॉक तो अब चलिए बैन हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विच, स्पॉटिफाई एंड ऑल। क्रिएटर इकोनॉमी के अंदर जो टेक्नोलॉजीज बेसिकली इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो नॉन फंजिबल टोकन्स का कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 21 जुलाई 2023, टॉपिक नंबर 2। अगर आपको याद ना हो रहा तो एक बार जाकर के देख सकते हो उसको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी हमने पहले डिस्कस किया है, लेकिन मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज तरीका है डेटा कीपिंग का। ठीक है, ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका दो अलग अलग जगहों पे लेजर क्रिएट होगा। फिर अगला ट्रांजैक्शन करेंगे तो दो अलग अलग जगहों पे लेजर क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर करते हैं तो ये डेटा कौन रखता है? एसबीआई से पीएनबी में आपने पैसा ट्रांसफर किया तो ये डेटा एसबीआई अपने पास से रखती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। पीएनबी, एसबीआई रखेगी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट, पीएनबी रखेगी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। तो दो जगह डेटा मेंटेन हुआ, राइट। लेकिन आजकल जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं, यहाँ पे तो दो बैंक्स डेटा रख रही थी, बट आजकल जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं वहाँ पे कुछ भी अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो ये बेसिकली तीन जगह पे डेटा रहता है। एक तो क्रिएटर, दूसरा इंटरमीडियरी, तीसरा रिसीवर। इस तरीके से ये एक ब्लॉकचेन सा बनता जाता है। यू क्रिएटेड ए डेटा, जैसे मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये 10,000 लोगों ने देखा, सो द रिकॉर्ड कीपिंग इज देयर। मैंने बनाया, 10,000 लोगों ने देखा, अगेन इट इज शेयर्ड फर्दर। तो वहां से फिर वो आगे का डेटा ऑनलाइन अपने आप वो डेटा कीपिंग होती रहेगी कि आपने किसके साथ शेयर किया, आपने किसके साथ शेयर किया। सो दिस इज हाउ अ ब्लॉक गेट्स क्रिएटेड regarding the sharing of the content. This is how the account keeping or overall understanding of sharing or using of data information is kept on the online platform. तो इसको कह सकते हैं आप लोग ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। तो मैं फिर से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी is a method keep a record of transactions in a decentralized manner। इसमें कोई भी एक सेंट्रल एजेंसी नहीं होती जो डेटा रखती है। इसमें डेटा अपने आप विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो नॉन चेंजेबल या इरिवर्सिबल फॉर्मेट में स्टोर होते जाता है। मैंने कोई कंटेंट बनाया, यूट्यूब पे अपलोड किया, तो मेरे चैनल पे वो कंटेंट क्रिएशन का आया डेटा, यूट्यूब पे अपलोड हुआ, वहां से आपने देखा तो आपके चैनल पे व्यू का वो डेटा आ गया, वहां से आपने कहीं और शेयर किया। तो दिस इज हाउ वो ब्लॉक गेट्स क्रिएटेड रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन, शेयरिंग एंड ऑल। दिस इज हाउ ऑल द डेटा is kept in online format regarding the sharing of the information. So this is how blockchain technology works in the current time in order to keep all the data there without requirement of any centralized agency. The data is shared or kept in decentralized manner. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैंने डिटेल में पहले भी डिस्कस किया है। इस पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल भी पूछा है, मेंस में भी मुझे लगता है शायद से कभी पूछा है 2-3 साल पहले। Someday we will attempt a question on blockchain technology in mains आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो। इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जरा देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी पे मुझे लगता है आने वाले टाइम में मेंस पे प्रश्न आएगा, तो सवाल कुछ ऐसा ही आएगा कि क्या एडवांटेजेस हैं क्रिएटर इकोनॉमी के। यू सी, क्रिएटर इकोनॉमी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसने कई सारे लोगों के लिए इनकम के सोर्स खोल दिए हैं। कई सारे गरीब लोग भी आजकल कैसा है, बहुत पोवर्टी स्ट्रिकन पीपल, दे ऑल्सो क्रिएट सम कंटेंट, फनी कंटेंट, इंस्टाग्राम वगैरह पे जो चलते हैं मीम्स वगैरह, वहां से क्रिएट करते हैं, उसको शेयर करते हैं, वहां से थोड़ी बहुत अपने लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं। इट हैज बिकम चीपर सोर्स ऑफ मार्केटिंग एज वेल। आपको याद होगा एक आदमी बादाम बेचते बेचते फेमस हो गया, तो फिर गाना भी बन गया कच्चा बादाम एंड ऑल। तो on online sources one can easily market their product in a cheaper fashion. It allows the service provider to have direct relationship with audience, क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडियरी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इंटरमीडियरी जो है वो डिजिटल है, वो आप कह सकते हैं कि लेटेंट तरीके से है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी, अर्लियर you could be a painter, so you will make painting and then you will put your painting in the museum, then only people will see it. Earlier you were a singer, then only if
some music director gives you a break, then your songs will be heard by people. But with rise of this creator economy, if you are a good singer, create your content, put it on YouTube, and this is how you can take your content to the masses. So democratization of creativity is there. Entry barrier has been done away. Creative independence has been there. Attract new audience. Now multiple field में डेटा शेयर किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, फाइनेंशियल, लीगल, मेडिकल, एजुकेशनल, technical and others. So this is how creator economy is making the current economic setup more dynamic. It is providing different source of income, different ways of sharing information, different types of information is being shared, and the monopoly of few sources or few platforms to provide certain content is now going away. So this is creator economy. Board work है for revision purpose. The next topic is about PM's speech at Conference of Party number 28. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 environment point of view. देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी अभी विजिट कर रहे हैं दुबई in order to attend Conference of Party number 28 of United Nations Framework Convention on Climate Change. वहाँ पे उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स अनाउंस किए. मैंने आपको पहले ही कहा ग्रीन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम उन्होंने इनिशिएट किया. उसके अलावा उन्होंने अपने एड्रेस स्पीच में क्या क्या बातें कही हैं वो एक एक करके देखते हैं. सो सम न्यू आइडियाज विल बी गेटिंग फ्रॉम दैट. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि द डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट गेट अप्रोप्रिएट एक्सेस टू रिमेनिंग ग्लोबल कार्बन बजट. क्या होता है कार्बन बजट? तो देखिए आपको पता है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में टारगेट रखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही होनी चाहिए बाय द ईयर 2100 विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल एरा. मींस 1850s के आसपास में जो भी एवरेज टेम्परेचर था उससे मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस ही वार्मिंग होनी चाहिए. कि डिजायरेबल ये है 1.5, मैक्सिमम अलाउेबल है 2 डिग्री सेल्सियस. तो 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए बाय द ईयर 2100 विथ रेस्पेक्ट टू 1850 विच इज नोन एज प्री इंडस्ट्रियल एरा. तो अब उसके लिए अगर हमें 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है ग्लोबल वार्मिंग को और डिजायरेबल है 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो एक हमारे पास ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिट करने का मैक्सिमम बजट अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड कि पूरी दुनिया मिलकर के इतना ग्रीन हाउस गैस इमिशन ही कर सकती है. तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसमें डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा बजट एलोकेट होना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन करने का मौका मिलना चाहिए. क्यों? क्योंकि अभी तक जो इमिशन हुआ है उसमें ज्यादा रोल किसका रहा है? डेवलप कंट्रीज का. दैट इज द मीनिंग व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर जी सेड कि डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट गेट अप्रोप्रिएट एक्सेस टू द रिमेनिंग ग्लोबल कार्बन बजट. दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि इंडिया को मौका मिलना चाहिए टू होस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी of UNFCCC that will be held in 2028 which will be COP number 33. तो 2028 में COP 33 भारत में हो ऐसा उन्होंने प्रपोजल दिया है. तब इस कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल पीटी के लिए ये बात जानना कि क्या भारत ने कभी कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कंडक्ट कराया है पास्ट में? आंसर इज यस. इंडिया कंडक्टेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 8 in 2002. दिस वाज न्यू दिल्ली कॉन्फ्रेंस. उसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही कि इंडिया वाज अमंग्स वेरी फ्यू लार्ज इकोनॉमी विच वेयर ऑन फुल ट्रैक टू फुलफिल देयर क्लाइमेट कमिटमेंट. जो हमारा क्लाइमेट कमिटमेंट है जिसको हम लोग पंचामृत कहते हैं. उसके अलावा भारत ने जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं इन डायरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड अवॉइडिंग ग्लोबल वार्मिंग वो एक एक करके उन्होंने बताए. तो आपको भी जानना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यू मस्ट नो इट कि व्हाट इट इज. बेसिकली इसको भारत ने स्टार्ट किया था 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील के दौरान, जिसमें टारगेट था कि जो भी देश ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन डेवलप कराया जाए ताकि सोलर एनर्जी को ज़्यादा बेहतर तरीके से हार्नेस किया जा सके. बाद में द मेंबरशिप वाज ओपन टू नॉन ट्रॉपिकल कंट्रीज ऑल्सो. सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया का मेन रोल रहा इसके इनिशिएटिव में. पॉल्यूशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री जी ने इसको गिनाया है दुबई COP 28 के प्लेटफॉर्म पे. तो देखिए 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी का आइडिया था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से रिजिलियंट तरीके से डेवलप करना चाहिए.
समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक कॉमन बातें आपने अक्सर सुनी होंगी कि इट इज नॉट द अर्थक्वेक दैट किल्स अस, इट इज द अर्थक्वेक कॉजिंग डैमेजेस टू द बिल्डिंग, कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग किल्स अस। तो बेसिकली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है तो किसी भी नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी के केस में डैमेजेस ज्यादा होते हैं। तो इसी आइडिया के बेसिस पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वाइड देयर विल बी अ कंसेंसस कि लेट अस डेवलप सच एन इंफ्रास्ट्रक्चर which will have massive impact bearing capacity in order to minimize the casualties in case of any natural disaster. That is the idea behind Coalition of Disaster Resilient Infrastructure, शॉर्ट में कहे तो CDRI, इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। लाइफ कैंपेन के बारे में तो हमने सैटरडे को ही डिस्कस किया है। उसके अलावा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लास्ट ईयर, राइट, एंड G20 समिट में भी इस पर चर्चा हुई है। हाल फिलहाल में G20 समिट में टारगेट रखा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल किया जाएगा। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी भारत ने प्रमोट किया ड्यूरिंग G20 समिट हेल्ड अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव रिसेंटली इनिशिएटेड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके अलावा कुछ और बातें उन्होंने कही हैं कि लुक, द वर्ल्ड has not much time to correct itself, so world countries must align। भारत तो अपने टारगेट्स को पूरे करने के लिए सही राह पे है, all other countries also must align। countries need to rise above their narrow self interest। energy transition towards cleaner source of energy has to be just मतलब fair। आप अगर डेवलप कर रहे हैं डेवलप कंट्रीज होकर के, तो आप डेवलपिंग कंट्रीज को भी ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर करें। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चर्चा हुई रिगार्डिंग क्लाइमेट बजट एंड फाइनेंस। आपको पता है कि देयर वाज अ डिसीजन कि by 2020 the developed countries will finance every year $100 billion to the developing countries, so that developing countries can upgrade their infrastructure, industrial infrastructure towards a cleaner mode। $100 बिलियन का टारगेट रखा गया था, जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। लेकिन ये टारगेट पूरा हो नहीं पा रहा है। आप देखिए हर साल इट इज मच लेस एज कम्पेयर टू द 100 बिलियन टारगेट। 2020 में 100 बिलियन टारगेट था, तो उसको पूरा करने के लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने एम्फेसाइज किया है कि द गोल मस्ट बी फुलफिल एटलीस्ट बाय 2025 ऑनवर्ड्स। दिस इज द बोर्ड वर्क विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। यू मस्ट रिमेंबर कि भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर क्लाइमेट चेंज at international forum: International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, Mission Life, Global Biofuel Alliance, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। इस टॉपिक बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। याद रखिएगा CDRI किसका इनिशिएटिव है? भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है, मैंने हिंट्स दे दिया, अब आप अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस, GS पेपर 2, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए IMO एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के दो ही इंस्टीट्यूशंस होते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, वन प्रिंसिपल ऑर्गन, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। उसके अलावा देयर आर फ्यू स्पेशलाइज एजेंसीज हु वर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस बट डायरेक्टली दे आर नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसमें से एक है IMO। IMO का काम है शिपिंग रिलेटेड रेगुलेशंस करना। जो भी शिपिंग्स होती हैं मैरीटाइम रीजन में, उनसे रिलेटेड वो रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। इसके टोटल 175 मेंबर कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर है इज इन लंदन। भारत इसका मेंबर है, और भारत जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में आता है हु हैव लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड। तो IMO currently lists India as amongst top 10 states with the largest interest in international seaborne trade। IMO का मेन पर्पस है मैरीटाइम सेफ्टी, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स मेनली इन द ओशन रीजन, लीगल मैटर्स रिजॉल्व करना, टेक्निकल कोऑपरेशन अमंगस्ट कंट्रीज, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द शिपिंग। याद होगा आपको पिछले साल भी एक दो ऑर्गेनाइजेशन के उन्होंने हेडक्वार्टर वगैरह पूछे हैं, राइट, प्रीलिम्स में। तो हेडक्वार्टर थोड़ा बहुत देखते चलिएगा। तो IMO का हेडक्वार्टर है इन लंदन। IMO की अगर बात की जाए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, 175 मेंबर कंट्रीज, उनको मिला करके एक असेंबली बनाई जाती है फॉर 2 years। तो देयर इज
एन असेंबली विच इज अ काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ आईएमओ। यहाँ पे वोटिंग होता है किसी भी जरूरी फैसले पे, वोटिंग के बेसिस पे बजट डिसाइड किया जाता है, एजेंडा डिसाइड किया जाता है आईएमओ का कि आने वाले 2 साल में किन किन चीज़ों पे फैसले लिए जाएंगे। तो असेंबली में ऑल मेंबर स्टेट्स हैव रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे मीट एवरी 2 ईयर, जैसे डब्ल्यूटीओ में होता है, वो होती है असेंबली, लाइक अ लेजिस्लेटिव बॉडी। असेंबली के अलावा एक होता है काउंसिल। उस काउंसिल में 40 मेंबर स्टेट्स होते हैं, 40, जो भी 175 हैं उसमें से 40 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे होते हैं। दे आर ऑल्सो इलेक्टेड फॉर 2 ईयर्स। दिस इज लाइक एग्जीक्यूटिव बॉडी। जैसे हमारे यहाँ पे कैसे पार्लियामेंट होता है, उसमें से फिर कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में भी होते हैं, जिसको हम लोग डुअल मेंबरशिप कहते हैं। दिस इज लाइक एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स द काउंसिल। 40 मेंबर्स की बॉडी होती है, इनको भी 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। देयर रोल इज टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस टेकन एट द असेंबली लेवल। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव बॉडी, ये हो गया एग्जीक्यूटिव बॉडी। अभी सिग्निफिकेंस ऑफ अगर आईएमओ देखें तो देखिए, आईएमओ इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि दुनिया का 80% जो ट्रेड होता है वो शिपिंग के थ्रू ही होता है, एंड आईएमओ रेगुलेट्स शिपिंग, सो दैट मेक्स आईएमओ एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसर्न। उसके अलावा आईएमओ का मुख्य रोल है मैरीटाइम पॉल्यूशन को रोकना। उसके लिए कुछ इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं जिसको आईएमओ ओवरसी करता है, जैसे सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलास, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, मारपोल। ठीक है। अटेनमेंट ऑफ एचडीजी, आईएमओ आल्सो हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ एचडीजी, वर्किंग टुवर्ड्स 2030 एजेंडा। तो एचडीजी कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा की तरफ फोकस करता है एचडीजी। सो यू कैन से कि आईएमओ आल्सो helps world countries to attain the goals of SDG, sustainable development, promote blue economy. Blue economy, I hope you all understand, utilization of maritime resources in sustainable manner, इसको कहा जाता है ब्लू इकोनॉमी। ठीक है जी। अब करंट न्यूज देखिए, इंडिया इस 40 मेंबर बॉडी को का हिस्सा बन गया है वापस से 2 साल के लिए। इंडिया वाज री इलेक्टेड, यानी कि पहले से तो हम थे ही, अगेन वी हैव बीन री इलेक्टेड टू द मैरीटाइम IMO, International Maritime Council, with highest tally at election held in London. So now for the year 2024 and 25, again India will remain member of this council body of IMO. ये बोर्ड वर्क है। ध्यान दीजिए, IMO पर इस साल यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था इंटरनेशनल रिलेशंस में, जीएस पेपर 2। थोड़ा खतरनाक टाइप का ही सवाल था, जिसको देख करके काफी लोग घबरा गए थे कि भाई ये कहाँ से आ गया। नॉर्मली यू डू नॉट एक्सपेक्ट ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे 15 मार्कर क्वेश्चन, बट दिस वाज द क्वेश्चन। अब ऐसे सवाल पे कुछ ना कुछ आपको मैनेज करना होता है। अब आईएमओ पे यहाँ सवाल आ गया, यूपीएससी में तो नॉर्मली तो आएगा नहीं, एपीएससी में आ सकता है, लेकिन इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को भी आपको प्रिपेयर करते रहना होगा, बिकॉज दीज एग्जाम्स आईपीएससी एंड यूपीएससी हैव हैबिट ऑफ सरप्राइजिंग अस। तो ये आईएमओ पर प्रश्न था इस साल, इसको अटेम्प्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे हिंट्स दे रखा है, थोड़ा बहुत हिंट्स दे करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ग्लोबल स्टॉक टेक प्रोसेस एसोसिएटेड विथ पेरिस एग्रीमेंट एंड मलेरिया से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, प्लाज्मोडियम parasite related to malaria. That's all from our side for today. Thanks for watching.